क्या होता है? प्रद्युमन, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? कुछ पूछना है बेटा? आपने हैंड रेज करके रखा है। ऑल राइट, चलिए। जो बच्चे फर्स्ट टाइम है ना क्लास में, बहुत ध्यान से, जैसे कि जय किशन और इसके अलावा जो भी बच्चे पहली बार मैक्रो का कोई चैप्टर अटेंड कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, कुछ पुराना लिंक नहीं है, कहीं किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ न्यू है। ईच एंड एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज न्यू, तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। कहीं कोई डिफिकल्टी हो, इन बिटवीन द क्लास यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी, बट हैंड रेज करेंगे, डायरेक्टली अनम्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी क्लास साथ साथ में रिकॉर्ड भी हो रही होती है, राइट? तो रिकॉर्डिंग चल रही है, डायरेक्ट अनम्यूटिंग मत करना, डाउट होते ही हैंड रेज कर लेना, मैं रिकॉर्डिंग पॉज करके आपका डाउट पहले क्लियर कर दूंगी, ठीक है? चलिए देखिए, anyone who can let me know what do you mean by commercial bank? SBI, PNB are the examples of commercial bank. What according to you is a commercial bank? Yes, Vahini. Wait for a second, beta. You are not clearly audible. बहुत धीरे आ रही है आवाज. Okay, Manish, you just explain. Vahini का audio connected नहीं है properly. मैम, कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है मैम जहाँ पे मैम अपने मनी को डिपॉजिट कराते हैं मैम, वो मनी मैम बैंक उनको देता है जिनको मैम लोन की रिक्वायरमेंट होती है, और जब हम चाहे अपने में मनी को विड्रॉ कर सकते हैं चेक की फॉर्म से। बिल्कुल, कमर्शियल बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन जहां हम मनी डिपॉजिट करवाते हैं, और कमर्शियल बैंक क्या करता है, हमारा मनी आगे किसी और को लोन के फॉर्म में दे देता है, और उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उससे प्रॉफिट अर्न करता है। देखिए कैसे, जिसके पास एक्सेस मनी अवेलेबल है वो जाएगा बैंक के पास डिपॉजिटर बनके, ठीक है? उसने बैंक में मनी डिपॉजिट करवाया, डिपॉजिट करवाने के बदले में लगभग उसको 3% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा, 4%, 3%। अभी कोविड की वजह से ये इंटरेस्ट रेट्स कम हो गई है। तो कमर्शियल बैंक के पास हमने डिपॉजिट करवाया, तो कमर्शियल बैंक ने हमें डिपॉजिटर को बदले में इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट कर दिया। अब इसी तरीके से हमने डिपॉजिट करवाया, तो कुछ लोग बन के जाते हैं कमर्शियल बैंक के पास बोरोवर्स, बोरोवर बन के जाते हैं, वो बोरोइंग्स करते हैं कमर्शियल बैंक के पास जाके, और जब वो बोरोइंग करते हैं तो कमर्शियल बैंक उनसे चार्ज करती है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? अप्रोक्स 10%, एटलीस्ट 10% तो लिया ही जाता है, 10%, कहीं 8% है, अलग अलग केसेस में अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स है। तो अब ये जो दोनों का डिफरेंस है, जब बैंक ने आपको लोन दिया तो बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रही है 10%, और जब बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट करवाया तो बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है ओनली 3%। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बैंक अपने प्रॉफिट के फॉर्म में रख लेता है। तो द फर्स्ट थिंग यू मस्ट कीप इन योर माइंड इज कमर्शियल बैंक इज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, और कमर्शियल वर्ड का मतलब ही प्रॉफिट के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन होता है। कमर्शियल का मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन विच विल रन विद द प्रॉफिट मोटिव, ठीक है? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कमर्शियल बैंक इज अ प्राइमरी यूनिट ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम लाइक अदर बिजनेसेस। कमर्शियल बैंक ऑल्सो एम्स टू अर्न प्रॉफिट। एमसीक्यू में आ सकता है, व्हाट इज द एम ऑफ कमर्शियल बैंक? तो कमर्शियल बैंक का तो एक ही एम है, अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है? व्हाट डज इट डू फॉर अर्निंग प्रॉफिट? क्या करता है ये देखिए, दे ऑफर अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स, ताकि कस्टमर्स उनके पास आके मनी डिपॉजिट करवाएं और उनसे बोरो करें। Now, have a look on this definition. Commercial bank is an institution which performs the functions of accepting deposits and granting loans and making investments with the aim of earning profit. Accepting deposits, लोगों से पैसा accept करना, deposits accept करना, कि you can deposit your extra money in the bank and you will get a return, right, in the form of interest. आगे देखिए, कमर्शियल बैंक इस मनी को आगे दूसरों को लोन के फॉर्म में दे देगा, और हो सकता है कुछ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट भी कर देगा वो इस मनी का, और ये सब करेगा फॉर अर्निंग प्रॉफिट। आप इसके ऊपर लिख लीजिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट
1949. This is the act which controls the functioning of commercial banking system. वैसे तो रिजर्व बैंक कंट्रोल करेगा, बट एक्ट जो गवर्न करेगा सभी बैंक्स को, उस एक्ट का नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सभी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है ये एक्ट, ठीक है। 10 मार्च 1949 में ये एक्ट पार्लियामेंट में एनेक्ट हो गया था। 10 मार्च 1949, यू हैव टू लर्न द डेट। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। आई डोंट थिंक आपको कुछ भी एग्जांपल में याद करना पड़ेगा, एग्जांपल्स हमें पता है। पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक्स हैं, हमें पता है, राइट। ऑल आर कमर्शियल बैंक्स। आगे देखिए, कमर्शियल बैंक इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का बैकबोन है, हमने मैक्रो के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना। अगर हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में फर्म आ गया तो क्या होगा? हाउस होल्ड अपनी एक्स्ट्रा इनकम जो सेव करेगा वो बैंक के पास ले जाएगा और बैंक उसी सेविंग को फर्दर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देगी, यानी इकोनॉमी में लीकेज नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ बैंकिंग सिस्टम इकोनॉमी में लीकेज होगा, यानी हम जब मनी सेव करेंगे तो वो मनी अगर हमारे पास ही पड़ा है तो वो इकोनॉमी के लिए लॉस है। बट अगर वो मनी हमने बैंकिंग सिस्टम तक पहुंचा दिया तो वो इकोनॉमी के लिए हम कह सकते हैं बढ़िया इंजेक्शन है, क्योंकि उससे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, कमर्शियल बैंक आर द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ये सब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है क्लास 10 मनी एंड क्रेडिट में, राइट। यहाँ पे एक इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया हुआ है, इसको मैं आपको बता देती हूँ। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट इज नोन एज बोरोइंग रेट। ध्यान रखना है आपको, हमने हमारा पैसा कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट करवाया, मैंने मेरा सेविंग अकाउंट ओपन करवाया, कमर्शियल बैंक मुझे जो सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट देगी, दैट इंटरेस्ट इज नोन एज बोरोइंग रेट। और अगर मैं बैंक के पास बोरो करने गई और बैंक ने मुझे मनी दिया लोन के फॉर्म में, अब जो लोन बैंक दे रहा है वो लेंडिंग रेट है, बैंक ने तो आगे लेंड किया है तो बैंक के लिए ये लेंडिंग रेट है। आगे, the difference between the two rates known as spread is the profit earned by bank. Lending rate is generally higher than the borrowing rate. याद रखना, आपको पूछ सकते हैं what is the difference between lending rate और borrowing rate, या आपको पूछ सकते हैं which rate is higher। दो ऑप्शन दे सकते हैं, lending rate और borrowing rate। तो आपको पता होना चाहिए lending rate is the rate at which loans are given to people, तो ये रेट ज्यादा रहेगी, ठीक है। और इसका जो डिफरेंस होगा वो बैंक का प्रॉफिट होगा। Anyone, any questions up to this part? No? All right. Now this part, functions of commercial bank. This is not a part of your syllabus, but for your knowledge, आप इसको रीड जरूर करके रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मेन तो दो ही फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी टू फंक्शंस। नंबर 1 एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पीपल एंड नंबर 2 एडवांसिंग लोन टू जनरल पब्लिक। जिनको भी जरूरत है उनको लोन दे दे। अब आपकी बुक में डिपॉजिट्स कितने टाइप के होते हैं ये बता रखा है, फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स। आप जनरल रीडिंग इसकी खुद कर पाएंगे, आपको सबको समझ में आएगा, ठीक है। सेविंग डिपॉजिट्स की। नेक्स्ट, एडवांसिंग लोन। कमर्शियल बैंक अलग अलग काइंड के लोन देता है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को या जिसको भी जरूरत होती है उसको। तो ये दो फंक्शंस कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है। अब देखिए सेकेंडरी फंक्शंस क्या है, प्राइमरी फंक्शंस बता दिए, सेकेंडरी फंक्शन बहुत सारी फैसिलिटीज देना, लाइक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी और एजेंसी फैसिलिटी, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज। ये सब फैसिलिटीज अभी हमें नहीं डिस्कस करनी है बिकॉज दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। हमारा एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगर हमें लगेगा दैट वी आर हैविंग सफिशिएंट टाइम तो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप रीड करें, आपको कंफ्यूजन आए तो आई एम अवेलेबल, यू कैन कॉल मी एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड विद दिस पार्ट, ठीक है। अभी आगे देखिए, दिस पार्ट, हैव अ लुक, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन of commercial bank. In the previous chapter I have informed you कि commercial bank artificial money या credit money create करता है। कैसे क्रिएट करता है, क्या प्रोसेस रहता है और कैसे वो आर्टिफिशियल मनी बना देता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से कंसेप्ट्स को समझते जाना। कुछ अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पे बेस्ड है ये प्रोसेस। रियल लाइफ में वो अजम्पशंस अलग होते हैं, प्रैक्टिकली वो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बट यहाँ पे उन चीजों को कांस्टेंट मान के आपको प्रोसीजर पूरा एक्सप्लेन किया।
प्रोसेस प्रैक्टिकली भी यही होता है, बस कुछ अजम्पशंस है जो रियल लाइफ में थोड़े से डिफरेंट होते हैं और या थ्योरेटिकली थोड़े से डिफरेंट। हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, देखिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई एक इंडिविजुअल बैंकिंग सेक्टर में मनी डिपॉजिट करवाता है तो बैंक उस मनी से मार्केट में बहुत सारा मनी क्रिएट कर देती है, बहुत सारा क्रेडिट क्रिएट कर देती है। कैसे क्रिएट करती है ये अभी समझते हैं। एक बार और मैं स्टेटमेंट रिपीट कर रही हूँ। व्हाट आई वांट टू इन्फॉर्म यू या व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इज कि अगर सपोज आपने बैंक में 10,000 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ कैश डिपॉजिट करवाया तो बैंक्स के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे वो 10,000 कैश से मार्केट में 1 लाख तक के ट्रांजैक्शंस भी करवा सकती है। यानी कैश उसके पास 10,000 थी, सिर्फ आपने अपना कैश डिपॉजिट करवाया 10,000, बाकी इसके अलावा बैंक के पास कैश आया ही नहीं। इस 10,000 के कैश से बैंक मार्केट में 1 लाख तक के ट्रांजैक्शंस करवाने के केपेबल है। कैसे करवाती है उसको समझना शुरू करेंगे। समझना शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। हैव अ लुक, क्या कह रहे हैं? मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। मनी क्रिएशन, मनी प्रिंटिंग नहीं है, न्यू नोट्स नहीं प्रिंट करेगा, ये सिर्फ मनी से मनी क्रिएट करेगा, मनी को मल्टीप्लाई करता जाएगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल बैंक। Through the process of money creation, commercial banks are able to create credit which is in far excess of the initial or primary deposit. आपने जो इनिशियली 10,000 डिपॉजिट करवाया उससे काफी ज्यादा पैसा कमर्शियल बैंक क्रिएट कर पाएगा विद द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। But before understanding the topic, you must keep in mind that this process is based on two basic assumptions. Number one, the entire banking system is assumed to be a single unit. हमने ये माना है कि हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम एक ही यूनिट है। बैंक्स, जो बैंक है वो एक ही बैंक है, पूरा एंटायर बैंकिंग सिस्टम एक कॉमन यूनिट मान के चलते हैं। या आप स्टडी को इजी रखने के लिए जब मैं आपको टेबल समझाऊं तो आप ये मान लीजिए इंडिया में एक ही बैंक है, पूरे इंडिया में एक ही बैंक है। नंबर टू, assumption नंबर 2 कह रहा है all receipts and payments in the economy are routed through banks. That is, all payments are made through checks and all receipts are deposited in the banks. यानी सेकेंड assumption आपका ये है कि इकोनॉमी में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इकोनॉमी में जो भी पेमेंट्स हो रहे हैं वो सारे बैंक के थ्रू हो रहे हैं। हम सारा पेमेंट चेक से करते हैं, हमें जो भी पैसा मिलता है वो सारा का सारा हम बैंक में ही डिपॉजिट करवाते हैं। यानी अभी के लिए आपको इस प्रोसेस को समझने के लिए ये अज्यूम करना है कि एंटायर बैंकिंग सिस्टम एक सिंगल यूनिट है। जितने भी ट्रांजैक्शंस हमारी इकोनॉमी में हो रहे हैं वो सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बैंक्स के फॉर्म में, बैंक्स के साथ बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। इज इट ओके टू एवरीवन? क्या ये आप सबको समझ में आया? हम पढ़ रहे हैं हाउ कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू मल्टीप्लाई मनी, राइट? उसके लिए हमने 2 बेसिक assumptions पढ़े। अब आगे देखिए। Yes. Now have a look everyone. ये प्रोसेस समझने के लिए हमें बोर्ड यूज करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए, जब कोई इंडिविजुअल बैंक में मनी डिपॉजिट करवाएगा इनिशियली, सबसे पहले हमने माना ना एक ही बैंकिंग सिस्टम है। अब बैंक अभी स्टार्ट हुआ ही है, बैंक के स्टार्ट होते ही आप बैंक के पास गए और आपने बैंक में 10,000 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ कैश डिपॉजिट करवा दिया। 10,000 रुपीज आपने बैंक में कैश के फॉर्म में डिपॉजिट करवाया है। तो बैंक के पास एक तो डिमांड डिपॉजिट क्रिएट हो गया आपका 10,000, जो बैंक आपको वापस पे करेगा। बैंक अपने डिमांड डिपॉजिट्स में शो करेगा 10,000 रुपीज, और इस 10,000 में से बैंक के पास टोटल 10,000 कैश भी आप अभी पड़ा है। अब देखिए आपके जैसे ही अगर बहुत सारे लोग बैंक में मनी डिपॉजिट करवाएं, सपोज बैंक में टोटल 100 पीपल्स ने मिलके 10 लाख रुपीस डिपॉजिट करवाए हैं। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये सारे के सारे 100 इंडिविजुअल्स एक साथ बैंकिंग सिस्टम के पास चले जाएंगे और एक साथ अपना 10 लाख विड्रॉ करवाएंगे क्या? लेट मी नो। हम सभी ने बैंक में मनी डिपॉजिट करवा रखा होता है,
क्या हम सभी को एक साथ पैसे की जरूरत पड़ती है क्या हम अपना सारा पैसा एक साथ विड्रॉ करवाने जाते हैं क्या? बताइए, यस और नो? नहीं ना? सब एग्री कर रहे हैं कि एक साथ कभी भी सारे डिपॉजिटर्स नहीं जाएंगे, राइट? सभी लोग एक साथ नहीं जाते हैं। तो अब देखिए, इसी अजम्पशन पे बेस्ड बैंक एक टर्म यूज करती है जिसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, that is CRR. Yes, Ushan, you can unmute and speak. मैम आप कह रहे थे ना कि सब एक साथ, तो मैम अगर बैंक कोई लॉस में हो या फिर कोई इंसॉल्वेंट वो होने वाला हो डिफरेंट सिचुएशन है, बिल्कुल तब जा तो सकते हैं, चल ही बट वो सकता है फिर फिर माइक्रो तो। लेवल पे हो जाएगा। हम अभी पढ़ रहे हैं एंटायर बैंकिंग सिस्टम, वो लॉस में नहीं जा सकता, राइट? एक पर्टिकुलर बैंक के साथ ऐसा हुआ तो बिल्कुल ऐसा होगा बेटा कि लोग अपना शेयर विड्रॉ करना शुरू कर देते, ठीक है? अभी हम अजम्पशन बेस्ड पढ़ रहे हैं ये टॉपिक। अब देखिए बेटा, CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशियो क्या है? RBI and commercial banks on the basis of their previous experience they know कि जो डिपॉजिटर है वो कभी भी एक साथ सारा पैसा विड्रॉ करवाने नहीं आएगा। उनको पता है कि कमर्शियल बैंक के पास जितने डिपॉजिट्स अवेलेबल है उनमें से सिर्फ कुछ पार्ट है जो एक बार में लोग विड्रॉ करवाते हैं, सारा पैसा एक बार में कभी भी लोग विड्रॉ नहीं करवाते। तो ऐसे में हम अज्यूम कर लेते हैं कि आरबीआई को लगता है, आरबीआई को फील होता है कि एक बार में लोग सिर्फ 10% अमाउंट विड्रॉ करवाएंगे। जितना पैसा उन्होंने डिपॉजिट करवा रखा है उसका 10% वो एक बार में विड्रॉ करवाएंगे। तो टोटल डिपॉजिट्स का, टोटल मेरे पास जितने भी डिपॉजिट्स हैं उसका जितना परसेंट मुझे साइड में रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, उसको हम CRR कहते हैं। CRR, कैश रिजर्व रेशियो, सुनिएगा ध्यान से। It is the percentage of total deposits that a bank is required to keep in the form of cash with RBI. RBI के पास डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। एक बैंक के पास अगर टोटल डिपॉजिट्स है 2 लाख के, तो बैंक को हर वक्त अपने पास इसका 10% कैश, अगर CRR 10% है तो यानी 20,000 रखना पड़ेगा। बचा हुआ 1.8 लाख रुपीस बैंक का एक्स्ट्रा मनी है जिसको बैंक लोन के फॉर्म में लेंड कर सकता है। बैंक सारा 2 लाख लेंडिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि 2 लाख में से कुछ अमाउंट तो हम विड्रॉ करवाने जाएंगे और बैंक को हमें देना पड़ेगा, राइट? तो ऐसे में ये अजम्पशन होता है कि हर वक्त लोग हाईएस्ट 10% विड्रॉ करवाएंगे। करंट रेट्स अलग चल रही है, वो कल डिस्कस करेंगे। एक परसेंटेज फिक्स कर दिया, इतना ही विड्रॉ करवाएंगे, इससे ज्यादा विड्रॉ नहीं करवाएंगे। तो इतना अमाउंट कैश के फॉर्म में साइड में रख लेते हैं, बाकी का पैसा लैंडिंग पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं। तो अभी मैंने जो आपको एग्जांपल बताया उसको बेसिस लेके थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, डिटेल में कल होगा, अभी एक हिंट बेसिस पे हैव अ लुक। यहां मैंने लिखा डिमांड डिपॉजिट्स, यहां मैंने लिखा कैश रिजर्व, CR कैश रिजर्व, और यहां मैंने लिखा लोन, लोन ग्रांटेड। ठीक है, मैं मोबाइल की स्क्रीन पे लिख रही हूं तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए यहाँ राउंड्स। सबसे पहले कमर्शियल बैंक के पास आप गए और आपने कमर्शियल बैंक के पास फर्स्ट राउंड में 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए। अब अगर CRR 10% है तो कमर्शियल बैंक ये अज्यूम कर रही है कि आप एक बार में केवल 10% मनी विड्रॉ करवाओगे, बाकी का पैसा कमर्शियल बैंक लेंडिंग पर्पस के लिए यूज कर सकती है। तो कमर्शियल बैंक ने क्या किया, इस डिपॉजिट का 10% कैश साइड में रख लिया यानी 1,000, रिमेनिंग 9,000 लोन के फॉर्म में दे दिया। किसी को यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक, यू कैन डायरेक्टली अनम्यूट एंड स्पीक। सबको समझ आया? मैंने सिंपल बात बोली, मैंने क्या बोला कि आपने बैंक में 10,000 डिपॉजिट करवाया। नाउ बैंक्स नो कि आप 10,000 एक साथ विड्रॉ नहीं करवाओगे, ठीक है? अभी तो मैं आपका इंडिविजुअल एग्जांपल ले रही हूँ। जब सब लोग डिपॉजिट करवाते हैं तो एक साथ विड्रॉ नहीं करवाने आते, तो 10,000 डिपॉजिट जो हुआ वो एक साथ विड्रॉ नहीं होगा,
कितना विड्रॉ होगा, अजम्पशन चल रहा है 10%, तो हमने 10% को रिजर्व के फॉर्म में रख दिया, रिजर्व के फॉर्म में रिमेनिंग 9000 दे दिया इन द फॉर्म ऑफ लोन। Now the most important thing is this कि ये 9000 लोन कैश के फॉर्म में नहीं दिया जाएगा। जब भी हम किसी बैंक को कहेंगे दैट वी नीड अ लोन, बैंक हमें ये कहेगा चलिए हमारे बैंक में अकाउंट ओपन करवा लीजिए, हम आपके अकाउंट में डिमांड डिपॉजिट नाम से इतना अमाउंट लिख देंगे और ये अमाउंट आप हमारे बैंक से विड्रॉ करवा सकते हैं। आई रिपीट, आप गए एसबीआई के पास और आपने कहा आई नीड अ लोन ऑफ ₹9000, एसबीआई ने कहा ओके दीज आर द फॉर्मेलिटीज, कम विद योर डॉक्यूमेंट्स एंड ओपन अ बैंक अकाउंट। आपने अकाउंट ओपन करवाया, एसबीआई ने उसमें ₹9000 शो कर दिए इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। तो जैसे ही लोन दिया जाएगा ये अमाउंट वापस बैंक के पास आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। और अगर ऐसा लोन नहीं दिया तो रियल लाइफ में ये भी होता है कि हम बैंक के पास लोन लेने गए, बैंक ने कहा ठीक है किस पर्पस के लिए चाहिए, मैंने कहा एजुकेशन पर्पस के लिए, तो बैंक ने कहा लाओ बताओ कॉलेज का नाम, मैं डायरेक्ट फीस पे कर दूंगा। तो डायरेक्ट फीस पेमेंट भी हुआ अगर, तो वो भी लोन की अमाउंट किसी के अकाउंट में पहुंची, किसी के डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में बैंक के पास आ गई, तो ये जो लोन बैंक देता है ये वापस घूम के बैंक के पास ही आएगा इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। अब 9000 के न्यू डिपॉजिट्स है, अगेन आपको इसका 10% रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ेगा, 900 रुपीज आपको रिजर्व के फॉर्म में रखने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा 81 जो है वो लोन के फॉर्म में दिए जा सकते हैं। एक्स्ट्रा 8100 को हम लोन के फॉर्म में दे देंगे, वापस 8100 जैसे ही लोन दिया ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री चलेगी साइड बाय साइड, यहाँ 8100 आ जाएगा, अगेन 8100 आ गया, मुझे साइड में कितना रखना है कैश के फॉर्म में 810, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना बचा डिपॉजिट्स का, एक्स्ट्रा अमाउंट 7290, वापस किस फॉर्म में दे दूंगी, लोन के फॉर्म में, वापस 7290 बैंक के पास आएगा और वापस लोन दे दिया जाएगा। ये प्रोसीजर चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा ध्यान से समझिए, जब तक आपके कैश रिजर्व की टोटल आपके इस इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल नहीं आ जाती। जब आपको टोटल 10,000 मनी साइड में रखने की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी वहां जाके आप रुक जाओगे, यानी जब आपके टोटल डिपॉजिट्स इस अमाउंट तक पहुंच जाएंगे कि उसका 10% ₹10,000 होगा तब आप रुक जाओगे, क्योंकि आपके पास एक्चुअल कैश तो 10,000 ही अवेलेबल है। मैं सिर्फ 10,000 के मल्टीपल तक का क्रेडिट क्रिएट कर पाऊंगी और वो भी मल्टीपल कितना, अभी एक फॉर्मूले से आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखिए थोड़ा सा आज की क्लास में टाइम हमारा कम रह गया है, बट स्टिल आप देखिए क्या निकालेंगे हम। एक फॉर्मूला होता है के, क्रेडिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर, इसका फॉर्मूला देखिए के को कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/CRR, 1/ कैश रिजर्व रेशियो। हमारे एग्जाम्पल में मैंने CRR अज्यूम किया है 10%, 1/10 किया तो के की वैल्यू आ गई 10। इसको आपको इनिशियल डिपॉजिट से या कैश रिजर्व से मल्टीप्लाई करें। आपके पास एक्चुअली कैश कितना था, क्या कोई मुझे बता सकता है जल्दी से? हमारे एग्जाम्पल में सबसे पहले आपके पास कैश कितना आया था? 10,000 ओनली। तो आपको इस जो के की वैल्यू आई है इसको मल्टीप्लाई करना है 10,000 से, so as to calculate the amount of credit created by bank। मैंने मनी को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, कौन से मनी को, जो मेरे पास एक्चुअली आया था। क्या आया था मेरे पास एक्चुअली? 10,000 रुपीज। इट मीन्स ये 10,000 कमर्शियल बैंक मल्टीप्लाई कर देगा अप टू ₹1 लाख। वो मार्केट में 1 लाख तक के डिपॉजिट्स क्रिएट कर देगा। अब 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। क्या कमर्शियल बैंक के पास 10,000 रुपीज पड़े हैं क्या? बिल्कुल, जो सबसे पहले कैश आया था वो उसके पास अभी अवेलेबल है। तो 1 लाख के जो डिपॉजिट्स क्रिएट किए, ये अजम्पशन है कि इस 1 लाख में से सिर्फ 10% लोग पैसा विड्रॉ करवाने आएंगे,
बाकी के लोग तो पैसा बैंक में ही छोड़ देंगे। तो जब 10% विड्रॉ करवाने आएंगे तो हमारे पास तो 10,000 अवेलेबल है, हम उनको वो 10,000 दे देंगे। हम उनको पता ही नहीं लगने देंगे कि आपका बाकी 90,000 जो बैंक में डिपॉजिटेड है वो कैश तो बैंक में है ही नहीं, वो कैश तो बैंक ने आगे लेंडिंग पर्पस के लिए यूज कर रखा है। आप जब भी जाएंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने डिपॉजिट करवा रखा है। तो बैंक ने अगर आपके पैसे से भी किसी को लोन दे दिया तो भी आपके लिए पैसा अवेलेबल है, क्योंकि आप उस 10% का पार्ट है। अब आई नो कि आज की क्लास में टाइम सफिशिएंट नहीं था, तो आपके माइंड में बहुत सारे छोटे बड़े कंफ्यूजन्स रह गए होंगे, ठीक है? तो उन सभी को हम कल क्लियर आउट करेंगे। अभी ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ होगा अच्छे से, अभी नहीं हो पाएगा क्लियर क्योंकि टाइम नहीं है। मैं कल एकदम तसल्ली से पूरा टॉपिक दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, बट आपको अच्छे से इसको बुक रीडिंग करके रखेंगे। रीडिंग करके रखेंगे तो कल अच्छे से समझ आ जाएगा। यस देवांशी, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। मैम कल एक बार फिर से करा देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि देखिए आज वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स वेस्ट हो गए थे, राइट? आपको कल दोबारा समझाएंगे, बट आज बुक रीडिंग जरूर करके आना। जो कल पढ़ के आएगा उसी को समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। बुक से क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ऑफ कमर्शियल बैंक इज योर होमवर्क। इज इट ओके टू एवरीवन? रीड इट प्रॉपर्ली।